ओके, सो लास्ट क्लास में हम शायद यहाँ तक पहुँचे थे 6:15 तक, राइट। और ये जो भी डिस्कशन वाले क्वेश्चंस हैं, आई होप दैट कि तुमने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसके सॉल्यूशन तुम देख लेना, पीडीएफ में तुमको मिल जाएंगे लिंक में सॉल्व किए हुए। बट जब तक तुमने अटेम्प्ट ना किया हुआ हो तब तक तुम सॉल्यूशन देखना मत, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें एग्जॉस्टिव अटेम्प्ट लेना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारे एफर्ट जो है तुमको समझ में आएंगे कि किस डायरेक्शन में गए थे। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया हो वो तो सॉल्यूशन टच भी मत करना, डाउनलोड भी मत करना, पीडीएफ टच ही नहीं करना लिंक को, नहीं तो पाप लगेगा, याद रखना। सो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शंस, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बेसिकली ये टॉपिक जो है बहुत ही एक्सक्लूसिव कहलाएगा और जो भी डीप थिंकर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आज के टाइम पर जो भी क्वेश्चन जेई एडवांस में जो भी आएंगे वो तो तुम्हारी अगर जो बेसिक नॉलेज है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे कि अगर जेई एडवांस तक अगर डिस्कशन की बात करें तो आज के टाइम पर काफ़ी लाइट ही डिस्कशन है। जो कि जेई एडवांस में न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड जो बातें आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ तुम अगर एक बात तुम जानते हो ढंग से, अगर तुम ये बात जानते हो कि ओके मैं अगर ये ध्यान रखता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल जो है या न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है, और काइनेटिक प्रॉपर्टी मतलब कि सब कुछ स्पीड कंट्रोल्ड है। और दूसरी बात कि इसमें हमें फेजेंस रूल लगाना होता है। फ़ायदा क्या है, इन दोनों प्रॉपर्टी से सारी चीज़ें निपट जाएंगी अगर तुमको ढंग से ये बात पता है कि हाँ यहाँ पर मुझको ना फेजेंस रूल की बातें करनी है। और फेजेंस रूल मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड, जिससे तुमको समझ में आएगा एक्चुअली कि एलिमिनेशन से क्यों डिफरेंट है सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी से रिलेटेड है। और जहाँ पर कि कैटायन का साइज़ जो होना चाहिए वो होना चाहिए छोटा, तब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो सपोर्टेड होता है। सो R+ का साइज़ यानी कि कैटायन का साइज़ छोटा, एंड जो अनायन हो उसका साइज़ बड़ा, सो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो वो इजीली पोलराइजेबल हो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि अगर कैटायन बड़ा हुआ एनायन छोटा हुआ तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। तो अगर तुम्हारे पास अनायन हो तो क्लाउड उसका जितना बड़ा होगा उतना आसानी से कैटायन उसको अपनी तरफ खींच करके पोलराइज करके कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, शेयरिंग होती है। अगर ये दूर से इलेक्ट्रोस्टैटिकली अगर अट्रैक्ट कर रहे होंगे कैटायन एनायन एक दूसरे को, तो दैट विल बी सिर्फ और सिर्फ जो आप कह रहे हो कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है उसके लिए हमें बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी शेयरिंग करनी है। अगर कैटायन और एनायन एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर रह करके अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एक्चुअली आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इतनी बातों से हो जाता है। तुमसे अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी जाए कहाँ पर ज़्यादा है, तो क्लाउड जहाँ पर ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। जैसे I- ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है Br- से, जो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है Cl- से। बट हाँ, जो सॉल्वेंट इफेक्ट है वो सेक्शन को तुम्हारे अपने न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले कॉन्सेप्ट को अच्छा बना देता है। तो सॉल्वेंट इफेक्ट अभी आगे इसमें यहाँ पर डिस्कस्ड है। एंड उसके अलावा जो चार्ज डेंसिटी वगैरह वाला डिस्कशन है वो भी अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर ये एडवांस के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी से बन सकते हैं वो डील हो जाएंगे यहाँ से। उम्मीद नहीं है वैसे कि कोई न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड ज़्यादा कुछ टफ चीज़ें पूछी जाएंगी। बट जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि यार अभी के टाइम पर तुम्हें एक्स्ट्रा एज मिलेगा। बुक तुम पढ़ोगे तो बुक से तुम एक बुक रीडर बनते हो, तुम एक बहुत ही अच्छा कंपोज़र रखने वाले बंदे बनते हो। अच्छा पीस ऑफ माइंड होता है तुम्हारा, तो जिससे कि तुम टाइम के साथ इतने स्ट्रांग बन जाते हो, तुम्हें कोई डर ही नहीं लगता है, तुम्हें टेस्ट वगैरह से भी डर नहीं लगता है। तो तुम्हारा बेसिकली जो डर है ना वो बुक रीडिंग से ख़त्म होता है, याद रखना। पीस ऑफ माइंड अगर डेवलप होता है तो इसी से होता है। और यही वो चीज़ है जो क्लास में बैठे हुए दो सेम स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। हालांकि दोनों सेम चीज़ पढ़ रहे होंगे, दोनों के अंदर सेम नॉलेज होगी, सेम तरीके से वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, बट जिस बंदे के पास पीस ऑफ माइंड है वही रैंक 1 लेता आएगा और दूसरे की रैंक अपने आप पीछे चली जाएगी, ये ध्यान रखना। सो खैर चलो इस सेक्शन को करते हैं। वी विल यूज द SN2 रिएक्शन एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीशीज दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इसे यार पहले तो मैं कलर को चेंज कर लूँ और यहाँ पर ये कर लेता हूँ यार, राइट, ठीक है। तो वी विल यूज SN2 रिएक्शन एज एन एग्जाम्पल हाउ वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीशीज दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। बोथ द न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट आर इंपॉर्टेंट एज वेल एज द टाइप ऑफ द सॉल्वेंट यूज। वही बातें जो मैं कर रहा था वो देखो स्टार्टिंग में बातें हुई कि सॉल्वेंट भी है इंपॉर्टेंट, बट बेसिकली हमारे यार जेई मेन में तो बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाएंगी, बट जेई एडवांस में चीज़ें
अच्छे लेवल पर जा सकती है, गई नहीं है, काफ़ी टाइम बीत गया, और उम्मीद मुझसे पूछो तो रियलिटी में कम है कि वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को स्पेशली टच करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें ऑर्गेनिक में जो होती हैं, चूँकि क्वेश्चन इतने कम होते हैं, 18 क्वेश्चन होते हैं, 18 के आसपास ही वेरी कर रहे होते हैं, कभी कभी 21-22 भी हुए हैं, बट आप मान करके चलें तो मोस्टली आपके पास यही संख्या रहेगी 18 के आसपास। क्योंकि जेई एडवांस ने एक सिस्टम बनाया है कि वो आपको ना एक तरह से 1 घंटे में जो यूजुअली स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी होती है, जो 15 से लेकर 18 क्वेश्चन के बीच की कैपेबिलिटी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही में, केमिस्ट्री में थोड़ा रिलेटिवली कम हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन इनऑर्गेनिक वो 23 बना सकते हो, क्योंकि दिमाग में है तो बन जाएगा, फिर नहीं तो क्लिक नहीं करवा सकते, राइट, चीज़ें ऐसी होती हैं। हालांकि इनऑर्गेनिक में भी मैं बताऊं कि रिएक्शन मैकेनिज्म है, और तुमसे जल्दी मैं डिस्कस करूंगा यार, लिंक डाल दूंगा इस चैनल पे, मैंने लिंक नहीं डाली इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की, और एक सेकंड एपिसोड भी लाना है इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का, वेदांतु जी चैनल पर डालूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पर डिस्कशन है कि वी बिगिन बाय कंसीडरिंग व्हाट मेक्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ पर वापस आते हैं। ये तो एक काइंड ऑफ इन्होंने पहले तो बता दिया कि हाँ यार ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, और अब डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज एन आयन और मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट्स फास्टर। ये ध्यान रखना, इस चीज़ को मैं मार्क करूँगा रेड से, बाकी हम रेड वाले मार्क जो पार्ट रहेंगे वो रहने देंगे, और जो भी ब्लैक वाले बाद में डिलीट भी मैं करूँगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज एन आयन और मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट्स फास्टर इन SN2 रिएक्शन। जब भी मैं NU माइनस लिखता हूँ तो मैं ये बात अक्सर बोलता हूँ कि देखो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये जल्दी रिएक्ट करते हैं, राइट। देन अ वीकर न्यूक्लियोफाइल अंडर द सेम कंडीशन, ठीक है। अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज मच मोर इफेक्टिव देन अ वीक व्हेन अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोथ मिथेनॉल एंड methoxide have easily shared pair of non-bonding electrons, but methoxide and reacts with electrophiles in the SN2 reaction about 1 million times faster than methanol. There's a difference, भाई, huge difference for visualization के लिए अच्छी चीज़ है ये, तो स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। Okay, so it is generally true that a species with a negative charge is a stronger nucleophile than a similar neutral species. तो अब ये तो जनरल परसेप्शन हमें पता है, तो इसको मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं करूँगा, इसको लाइटली मार्क करूँगा येलो से, ठीक है। तो इट इज़ जनरली ट्रू दैट स्पेशीज विद अ नेगेटिव चार्ज इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल दैन अ सिमिलर न्यूट्रल स्पेशीज। तो अगर कंपेयर किया जाए NU से, तो ऑब्वियसली जो NU माइनस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, राइट। तो ये बात तो हम यूजुअली करते ही हैं डिस्कशन। सो यहाँ पर कुछ ऐसा बड़ी बात तो बुक ने बताई नहीं, बट स्टिल दिस इज समथिंग के बुक तो अपनी तरफ से बताएगी, बुक को क्या पता कि तुमने पढ़ा है कि नहीं। तो ओके, methoxide ion has non-bonding electrons that are readily available. इस चीज़ को मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। So methoxide ion has non-bonding electrons that are readily available for bonding in the transition state. The negative charge is shared by the oxygen of methoxide ion and by the halide leaving group. ठीक है, वो तो डोनेट करने पे हो जाएगा, ठीक है। Methanol however has no negative charge. The transition state has a partial negative charge on the halide but a partial positive charge on the methanol oxygen atom, right? बिल्कुल। So methanol however has no negative charge. The transition state is a partial negative charge on the halide but a partial positive charge on the methanol oxygen atom. यहाँ पर डिस्कशन जो ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड हो रहा है, और अच्छी बातें हैं। एक बार तुम्हें रीडिंग तो डालनी चाहिए। यू कैन जनरलाइज द केस ऑफ मिथेनॉल एंड द methoxide ion टू से दैट, अगर मान लो ढंग से अगर पढ़ लिया है पहले से तो ठीक है, अगर पढ़ लिया तो आपने SN2 वगैरह पढ़ लिया तो बहुत इजीली समझ में आ गया। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको ज़रूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। कोई एक लेक्चर मेरे देख सकते हो या कहीं से भी पढ़ लो आप, बट उसके बाद फिर बुक रीडिंग पर आओ तो अच्छी बात है। सो यहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से KFC मार दिया भाई, ठीक है। बुक की तरफ से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अ बेस इज़ ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। सो नाउ दिस इज़ समथिंग के वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है ये। तो इसे हम अपनी तरफ से KFC ग्रुप में नोट कर सकते हैं, राइट, कूल एंड फाड़ू कॉन्सेप्ट के रूप में। सो बेसिकली यहाँ पर SN2 अटैक दिखाया गया कि कैसे आई निकल रहा है। अगर ये कायरल कार्बन होता तो हमें पता है कि 100% स्टीरियो स्पेसिफिक, और ये हो जाता, इन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है, और जैसे ही SN2 रिएक्शन है अगर एक मिथाइल आइडाइड पे हो रहा है तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, बहुत ही स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा, स्टेबिलिटी हाई होगी ट्रांजिशन स्टेट की, रिएक्शन फास्ट होगा। और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हाई दिखाने का पर्पस है। देखो ये सब चीज़ें ना एनी टाइम ना टच की जा सकती हैं, मल्टीपल करेक्ट में, स्टेटमेंट वाइज, जेई एडवांस में एनी टाइम टच कर सकते हैं, या जो भी अपने NSCC टाइप के जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में टच किए जा सकते हैं, ठीक है।
सो बेसिकली वो रिएक्शन हो गया हायर एक्टिवेशन एनर्जी वाला एंड डन. ओके ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शंस, स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स, सम कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स लिस्टेड इन द. यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स का एक डिस्कशन हो रहा है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल्स एंड वीक न्यूक्लियोफाइल्स का डिस्कशन है. तो ये पेज एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिस्कस कर रहा है. तो इसे हेडिंग में डाल देते हैं ऐसे, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स का डिस्कशन है यहाँ पर. ठीक है. सो देखोगे जितने भी बड़े क्लाउड्स वाले हैं, मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर दूँ भैया, या तो इजीली डोनर या तो क्लाउड्स इनके बड़े हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बड़े होते हैं तो फैजन्स रूल से हमें पता है कि बॉन्डिंग जो आसानी से होती है. तो जितने भी बड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, थर्ड पीरियड वाले एटम, फोर्थ पीरियड वाले एटम, विद निगेटिव चार्ज, विदाउट निगेटिव चार्ज, या जो भी अच्छे डोनर्स हैं, तुम गुड डोनर्स को देख रहे हो, O- हैं, C- हैं, ये सारे के सारे ना न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहे हैं. ठीक है, ये ऑब्जर्व कर सकते हो तुम. फिर जैसे जैसे क्लाउड छोटा हो रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है. यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं. बट चार्ज डेंसिटी में सारी चीज़ें देखो, चार्ज डेंसिटी में सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हो तुम इस चीज़ को. चार्ज डेंसिटी से अक्सर ना लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत, तो दैट इज़ वाई कि मैं कम ही यूज़ करता हूँ. अब जैसे देखो कि अक्सर लोग जो है F- की चार्ज डेंसिटी को लेकर के जो है वो परेशान हो रहे होते हैं. वीक न्यूक्लियोफाइल है, वैसे ही है, वैसे ही वीक न्यूक्लियोफाइल ही है. अगर इसका स्पेशली डिस्कशन किया जाए और कंपेयर किया जाए, मेरी नज़र में ये LG वेड के सबसे बेहतरीन डेटा में से एक है. तो इसे मैं मार्क कर रहा हूँ ऐसे, वन ऑफ द बेस्ट डेटास, मतलब बेहतरीन जो चीज़ें बताई हुई हैं LG वेड ने और जो चीज़ें कलेक्ट करके दी हुई हैं, उसमें से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, इन्हीं से वजह से LG वेड को मैं बोलता हूँ कि ये जेई स्पेसिफिक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये फील कराएगा कि जेई स्पेसिफिक है. ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हारी क्लैरिटी के साथ बताएंगे ना कि बस फील होगा जैसे वो हो बहुत ही बेहतरीन लेवल का नोट्स पढ़ रहे हैं. ओके, सो ठीक है. तो मैं F- के बारे में क्या बता रहा था कि देखो ऐसे देखोगे तो एग्जैक्टली ना सबसे छोटा क्लाउड है. वैसे देखो तो छोटा एटम है और नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी हाई है. बट बात है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के समय पर ना, ये स्पेशीज मोटिवेटेड है यूजुअली. अगर डिस्कस करें तो F- जो है वो अपनी चार्ज डेंसिटी की वजह से किसी सॉल्यूशन में अक्सर ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है. लेकिन हम वहां पर सॉल्यूशन में पॉइंट ये लगा रहे होते हैं कि HI का डिसोसिएशन हमने एज्यूम किया होता है और हमारे पास I- होता है, और साइमल्टेनियसली अगर हमने उसी सेम कंडीशन में HCl, HBr, HF को ले लिया, तो ये सारे एसिड्स जो है वो I-, Cl-, Br-, F- वगैरह बना रहे होंगे, राइट. तो वैसे कंडीशन में जबकि तुमने उनको कंसीडर किया है कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से वो आए हैं, जैसे HI स्ट्रॉन्ग एसिड और उसे I- आया है, तो ऐसे कंडीशन में जब तुम्हारे पास सॉल्यूशन में ये सारे आयंस हैं, तो हम जब ऐसे कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम फटाफट ये कह देते हैं कि भाई F- जो है वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, बिकॉज I- ज़्यादा स्टेबल आयन है. बट अब इस चक्कर में होता क्या है ना, आप जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपने एसिडिटी का यूज़ करके न्यूक्लियोफिलिसिटी को दिखाने की कोशिश की है, जो कि इतना कोई स्ट्रॉन्ग तरीका नहीं है. यूजुअली हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें बेसिसिटी से रिलेट करना है कि नहीं, क्योंकि देखो अगर HI अच्छा एसिड है तो I- अच्छा बेस नहीं है, राइट. बट ये तरीका नहीं होता एग्जैक्टली कि आप ना एसिडिटी का उल्टा है बेसिसिटी, तो जो ज़्यादा अच्छा बेस होगा वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा. ये बोलना ही गलत है, क्योंकि एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट को आप काइनेटिक कॉन्सेप्ट के शक्ल में चेंज कर रहे हो, वो कर ही नहीं सकते आप. तो ये तरीका होना नहीं चाहिए. ऐसे केस में लोग कह देते हैं कि अगर ऐसा केस मैंने आपको दिया है जिस केस में एक ही कंटेनर में सॉल्यूशन में I-, Br-, Cl-, F- अभी दिए, तो बताओ कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा. ऐसे केस में आंसर F- को बोला जाता है. बट दिस इज समथिंग मैंने जैसा बताया कि ये आप जब बोलते हो ना ऐसे कि यूजुअली F-, Cl-, Br-, I- ऐसे होगा. अगर हम एसिड के रेस्पेक्ट में सोचें, चूंकि एसिड के कॉन्जुगेट बेस है ये,
आप सही बोल रहे हो, एसिडिक कॉन्जुगेट बेस के हिसाब से ये बेसिसिटी का ऑर्डर है, आई माइनस की बेसिसिटी बहुत खराब है, लेकिन बात ही नहीं हो रही ना बेसिसिटी की। आप करोगे क्यों बेसिसिटी की बात, आप न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करो ना, है ना। तो जब आप ये कहते हो कि नहीं बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम ही होती है, तो आप सीधे गलत हो जाते हो। आप ये कहो कुछ केसेस में बेसिसिटी के जो रिजल्ट्स हैं वो मैच करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के रिजल्ट के साथ, दैट डजंट मीन कि दोनों चीज़ सेम है। आप जरा सा एक नज़र आप नीचे डाल करके देखो, यहाँ पर डिस्कशन है नीचे में ऐसा। सो स्पेशली मैं इस चीज़ को पर्पल से मार्क करूँगा बिकॉज समथिंग ऐसा कि अनयूजुअल और important. We might be tempted to say that methoxide is a much better nucleophile because it is much more basic. आई बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। This would be a mistake because basicity and nucleophilicity are different properties and we might be tempted. इसी temptation की मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर ये temptation होता है हमें, गलत बात है ये। Entirely different चीज़ है भाई। Basicity is defined by the equilibrium constant. Thermodynamic property है दोस्त, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, TDS लिखते हैं, थर्मोडायनेमिक से आई हुई प्रॉपर्टी है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एंटायरली डिफरेंट, डिफाइंड बाय द रेट ऑफ अटैक ऑन द न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना वो प्रॉपर्टी है वो, समझे। इन बोथ द केसेस द न्यूक्लियोफाइल और बेस फॉर्म्स अ न्यू बॉन्ड। इफ द न्यू बॉन्ड इज टू अ प्रोटॉन इट हैज रिएक्टेड एज अ बेस, इफ द न्यू बॉन्ड इज टू कार्बन इट हैज रिएक्टेड एज अ न्यूक्लियोफाइल। प्रिडिक्टिंग विच वे अ स्पीशीज विल रिएक्ट मे बी डिफिकल्ट, मोस्ट बट नॉट ऑल गुड न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वाइस वर्सा। बट ये चीज़ आप देखोगे इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाले साइड में ना तो बहुत डिफरेंट है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों को सेम ही मत मानो ना। मैं तो क्लैरिटी के साथ बोलता हूँ कि देखो भाई, आप अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हो तो कंप्लीटली वो एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है, आप उस नज़रिए से उसको देखो। हाँ, रिजल्ट्स सेम आ जाते हैं, तो जहाँ जहाँ पर रिजल्ट्स बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के सेम है उनका ध्यान रखो ना कि अच्छा यहाँ पर रिजल्ट सेम होते हैं। आप टेम्पटेशन रोको, अपना कॉन्सेप्ट को ख़राब नहीं करो, ठीक है। बॉन्ड दोनों में बन रहे हैं, बट एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, राइट। और एक इक्विलिब्रियम से डिस्कशन किया आया था, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है, देख रहे हो। केमिकल काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट लगाया हुआ है, काइनेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंस दोनों में, ठीक है। So table 6 lists some common nucleophiles and decreasing order of their nucleophilicity in a hydroxylic solvent such as water and alcohols. The strength of the nucleophiles in these solvents show 3 major trends. तो यहाँ पर ट्रेंड्स की बातचीत की हुई है, मतलब कि वहाँ से जो है ना कुछ बातें इंपॉर्टेंट निकाल करके बताई हुई है। स्पेशीज विद अ नेगेटिव चार्ज इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन सिमिलर न्यूट्रल स्पेशीज, इन पर्टिकुलर बेस इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ओके, तो अगर बात करें तो कॉन्जुगेट के टर्म्स में बातें करें तो जो भी आपने एसिड अगर H2O को लिया और उसका जो कॉन्जुगेट है वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। तो बेसिकली यही फंडे कंफ्यूज कराते हैं मेरे नज़र में, तो यही चीज़ है जो कि सबसे कंफ्यूजिंग यही होता है। इसी पॉइंट की वजह से मैं लिख रहा हूँ, इसी पॉइंट की वजह से टेम्पटेशन बनता है, इसी पॉइंट की वजह से, इसी पॉइंट की वजह से, इसी पॉइंट की वजह से टेम्पटेशन होता है, इसी पॉइंट की वजह से टेम्पटेशन होता है, इसी पॉइंट की वजह से टेम्पटेशन होता है। किस बात का टेम्पटेशन? कि बेस अच्छा मीन्स न्यूक्लियोफाइल अच्छा, मीन्स न्यूक्लियोफाइल अच्छा। गलत बात, नहीं करना ऐसा। ये सिर्फ कॉन्जुगेट्स के लिए भाई, इसका कॉन्जुगेट इससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, इसका कॉन्जुगेट इससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, इसका कॉन्जुगेट इससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल फॉलोइंग द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ट्रेंड बढ़ रहा है, ज़्यादा स्टेबल हो रहा है स्पेशीज, तो बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहा है। NH3 और H2O में NH3 ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, P एंड S में P ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटायरली आप देखोगे चीज़ें जो है वो यहाँ पर यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये भी पॉइंट है जो कि सपोर्ट करता है इस चीज़ को। सेकंड पॉइंट भी है जो इसे सपोर्ट कर रहा है, एक तरह से वो क्रिएट करता है, वो
वो पॉइंट क्रिएट करता है, वो दिमाग में डालता है कि बेस अच्छा तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा। बट थर्ड पॉइंट है जो कि एक्चुअली आपको तोड़ता है, आपके इस डायलेमा को तोड़ता है, आप जो सोच रहे होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज डाउन द पीरियोडिक टेबल फॉलोइंग द इंक्रीज इन साइज एंड पोलराइजेबिलिटी एंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इंक्रीज होगा साइज का, तो एक्चुअली अब आपको समझ में आया कि हाँ ये पॉइंट जो है वो फेजेंस रूल वाला अप्लाइड हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कहाँ से निकाली? इस डेटा से निकाला। ये तीनों चीज़ें, ये डेटा दिखाया इसने कि ऐसा डेटा हमारे पास है, दिस इज़ द डेटा, वन ऑफ द बेस्ट एंड यूजफुल डेटा जो मैंने बताया था, बहुत ही बेहतरीन डेटा है ये। तो अच्छा, इस पॉइंट के बारे में भी बता रहा था कि ये इससे कंफ्यूज मत होना। लोग जो ऐसा बोल लेते हैं ना, तो वो सोच गलत हो जाती है। आपको वो सोच नहीं रखनी है शुरू से ही कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को सेम नहीं मानना है। देखो, पढ़ने का ये तरीका बेस्ट है। आपके सामने न्यूक्लियोफाइल्स रखे गए और अब उन न्यूक्लियोफाइल्स का डिस्कशन हो रहा है, इन न्यूक्लियोफाइल्स का डिस्कशन हो रहा है कि अच्छा, अगर हमारे पास डेटा है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है और उसमें भी रैंकिंग है, उसमें भी पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा है, हम अगर ना ऐसे अगर जाएंगे तो ऐसा ट्रेंड दिखाई देगा, ऐसा ट्रेंड दिखाई देगा। अच्छा, मॉडरेट से फिर जो है आप वीक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से सारे डेटा से, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक न्यूक्लियोफाइल के डेटा से हमने अब काम करना शुरू किया और अब ये सारे ट्रेंड्स निकाले यहाँ पर। ठीक है, जिससे पता चल रहा है कि आई माइनस बी आर माइनस ये वाली चीज़ फॉलो होती है। अब ये वाली जो चीज़ फॉलो होते हुए आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो फॉलो होते हुए आपको दिखाई दे रही है, ये साफ साफ आपके उस भ्रम को तोड़ देती है। राइट, कई और भी इस पर डिस्कशन है। अगर आप मतलब बुक तो अपने हिसाब से चीज़ें डिस्कस कर रही है, बट यूजुअली जब तो मेरे भी सॉल्विंग वगैरह क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो उसमें वो आएंगे। और एडवांस वाले जो वेदांतो जेई पर सेशन चलने वाले उनको तो ज़रूर देखना, उसमें चुन चुन करके ऐसे ऐसे पॉइंट उठाऊंगा मैं जिससे कि तुम्हें दोनों जगह फ़ायदा होगा, ओलंपियाड्स में भी और जेई एडवांस में भी। अब जिनका ओलंपियाड अभी अगर है तो वो तो ठीक है, बट आगे जिनका भी ओलंपियाड है यार, उनको तो काफ़ी फ़ायदा होगा ही आप अगर अटेंटिव रहोगे तो। खैर, कमिंग बैक हियर, तो ये जो वो पार्ट है वो ये एक्चुअली आपके फेजेंस रूल के पॉइंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। एंड साथ ही साथ जो कन्फ्यूज़न होता है आपका कि नहीं बेसिसिटी अच्छी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी, इस पॉइंट को वो गलत साबित करता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें बेसिसिटी ऑर्डर की, तो हमें पता है कि आई माइनस गंदा बेस है, बी आर माइनस उससे बेटर है, सी एल माइनस उससे बेटर है, और एफ माइनस सबसे अच्छा बेस होता है क्योंकि उसका एसिड सबसे वीक होता है। राइट, जो एसिडिटी है उसका ऑर्डर ये है, तो चीज़ें डिफरेंट है। राइट ना, ये तरीका होता है कंपेयर करने का, एंड दिस इज द ट्रूथ। इसके साथ चलिए और खुद को बचाइए, इसके साथ चलिए और खुद को बचाइए। ठीक है, ओके। सो इसके बाद ओके, तो ये पार्ट डन। अब हम धीमे धीमे चलेंगे सॉल्वेंट वाले साइड के पास, बट यहाँ पर कुछ मज़ेदार बातें हैं मेरे नज़र में। इस पार्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ो। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ बात छूटी तो नहीं है? हाँ, यहाँ पे साइड पॉइंट्स पढ़ लेते हैं यार, साइड पॉइंट्स हमारे रह गए। साइड पॉइंट्स का कलर अलग रखते हैं, समथिंग कुछ ऐसा रखते हैं, ये लाइट ब्लू वाला रखते हैं। ठीक है, सो एप्लीकेशन बायोकेमिस्ट्री में नाइट्रोजन मस्टर्ड एंटी कैंसर ड्रग्स आर बिलीव टू एल्काइलेट डीएनए यूजिंग 2 SN2 रिएक्शंस। कैंसर से बचने में SN2 रिएक्शंस काम आते हैं। ये नोट डाउन कर लो। First, the nitrogen nucleophiles displaces chloride on the primary alkyl chloride proportion to generate a reactive intermediate that alkylates the nitrogen atom of DNA. The process is repeated, linking the two strands of the double helix DNA and thereby double helix होता है ना structure DNA का, thereby preventing application of the DNA. So पता है तुम्हें म्यूटेशन होता है ना सेल्स का, DNA वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो प्रोसेस है एंटी कैंसर ड्रग्स जो है वो बेसिकली तुम्हारे SN2 पर काम करते हैं। तो इसमें दिखा रहे हैं कि नाइट्रोजन मस्टर्ड बेसिकली क्या करता है, इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो एक्चुअली Cl को रिमूव करता है, कि इंटरमीडिएट बनाता है, और जो डीएनए से जो नाइट्रोजन आता है वो इस पूरे पोर्शन में जिसमें से Cl निकाल दिया गया है उसके साथ बॉन्डेड हो जाता है। तो काइंड ऑफ हम इसको SN-NGP के रूप में भी लेते हैं ना, तो हम इसे बेसिकली तो SN-NGP का ही रूप देते हैं अगर ऑर्गेनिक में बात करें। तो जब भी हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन वगैरह का तो SN-NGP बोलते हैं, जिसमें कि 2 times SN2 बोलते हैं,
100% रिटेंशन हो जाता है, बिकॉज के SN2 2 बार हो रहा है, तो 2 टाइम्स SN2 मीन्स रिटेंशन। अभी अच्छी चीज़ है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर यार इसे ना, इस वाले पॉइंट को, फाइनल इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ रेड से, सो दैट ध्यान में रहे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, या फिर इससे लिख देता हूँ। तो SNNGP समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट, ये हमारा जो पर्पल कलर है ये एक्चुअली इसकी तरफ इंडिकेशन देता है, राइट। ओके, तो SNNGP 2 टाइम्स SN2 है, एंड 2 टाइम्स SN2 इज एक्चुअली व्हाट, रिटेंशन इन कन्फिगरेशन, राइट, रिटेंशन इन कन्फिगरेशन। तो ये साइड पॉइंट्स का काम हो गया। अभी आ जाते हैं यहाँ पर कंपेरिजन ऑफ फ्लोराइड आयन एंड आयोडाइड आयन एज न्यूक्लियोफाइल्स इन SN2 रिएक्शन। ओके, फ्लोराइड आयन्स एंड आयोडाइड्स इन न्यूक्लियोफाइल। Fluoride has tightly bonded electrons that cannot begin to form CF bond until the atoms are close together. Iodide has more loosely bound outer electrons that begin bonding earlier in the reaction, ठीक है। sp3 ऑर्बिटल बैक लोब ये दिखाया जा रहा है किसका, मिथाइल हैलाइड का, और यहाँ से F- है, और सिर्फ कंपेरेटिवली जो है वो लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बातचीत की जा रही है। सो ये जो लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ऑब्वियसली सपोर्ट करता है फेजेंस रूल से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को, ठीक है। ये बुक देखो मार्जिन छोड़ करके कितना अच्छा काम करती है, हमारे रफ के काम आ जाता है। तो मैंने इसीलिए आज नोट्स वाला पार्ट नहीं लाया, बिकॉज के सारा काम यहाँ पर हो ही जाता है, तो तुम्हें और क्लैरिटी के साथ दिखाई देंगी चीज़ें, और कम दिखाई देंगे तो ऐसे बड़ा भी कर लेंगे, देख लिया जाएगा कैसा आता है रिकॉर्डिंग में। आई होप दैट इतने से काम बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। सो फेजेंस रूल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा, और इस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को यही तो चाहिए कि क्लाउड बड़ा हो, ठीक है। सो मोर बॉन्डिंग यहाँ पे दिखाई भी जा रही है, ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल। सो द थर्ड ट्रेंड, साइज एंड पोलराइजेबिलिटी रिफ्लेक्ट्स एन एटम्स, ये थर्ड पॉइंट पे मैंने ऊपर मार्क किया था ना फेजेंस रूल, उसी बात को यहाँ पर ये समझा रहे हैं। तो रिफ्लेक्ट्स एन एटम्स एबिलिटी टू एंगेज इन पार्शियल बॉन्डिंग एज इट बिगिंस टू अटैक ऑन एटम्स। तो बेसिकली ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की ही बातचीत कर रहा है, इसको भी मार्क कर दिया यहाँ पर, राइट, कोवेलेंट बॉन्डिंग की बातचीत कर रहा है। एज वी गो डाउन a column in the periodic table, the atoms become larger with more electrons at a greater distance from the nucleus. The electrons are more loosely held and the atom is more polarizable. And इसको हम इस large cloud को इससे attach कर देंगे. Its electron can move freely toward a positive charge, resulting in a stronger bonding in the transition state. The increased mobility of its electrons enhances the atom's ability to begin to form a bond. Yes, ये आखिर covalent bond formation होता क्यों है, उसका ये पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो दैट इज़ वाई कि आई विल कनेक्ट दिस पॉइंट टू हियर, कि ये देखो इसको ऐसे समझो, इंक्रीज मोबिलिटी, खास करके ये टर्म तुम्हारा सारा डाउट ही खत्म कर देगा। तो आई एम जस्ट इनहेंसेस व्हाट एटम्स एबिलिटी, इंक्रीज मोबिलिटी वाला पार्ट जो है बड़ा मस्त है यार, बहुत बेहतरीन है। ओके, तो 6.5 illustrate the polarizability affected by the comparing the attack of the iodide and fluoride ion on a methyl iodide। ये ऊपर वाले इन्हीं सब एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। सॉफ्ट लिखा गया है, एक्चुअली हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस भी होते हैं ना। सो तुम सॉफ्ट का मतलब ये समझना कि हाथ से टच करके सॉफ्ट हो रहे हैं, वो एक्चुअली इजीली उनके साथ बॉन्ड बन सकता है, दैट इज वाई कि वो सॉफ्ट है, रिजिड कम है। The outer shell of the fluoride ion is the second shell. These electrons are tightly held close to the nucleus. Fluoride ion is hard. Hard इस मामले में कि उससे काम नहीं बनेगा. Low polarizability nucleophile, and its nucleus must approach the carbon nucleus quite closely before the electrons can begin to overlap and form a bond. In the transition state, there is little bonding between fluorine and carbon. In contrast, the outer shell ion is the fifth shell. These electrons are loosely held, making the iodide ion soft. High polarizability nucleophile. The outer electrons begin to shift and overlap with the carbon atom from farther away. There is a great deal of the bonding between iodine and carbon in the transition state, which lowers the energy of the transition state. ठीक है, so ये तो transition state की वही स्टेबिलिटी की बातचीत चल रही थी, तो इसको इतना ज़्यादा मतलब वही बातें जो हमने ऊपर में डिस्कस की, वही बातें, तो कुछ नया और बहुत ज़बरदस्त नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा मार्क नहीं कर रहा, सो दैट तुम समझ सको कि जब तुम पढ़ रहे होगे तो तुमको ऑलरेडी पता होगा कि अच्छा ठीक है ये सब चीज़ों पे मार्क किया गया था बिकॉज के अच्छा इंपॉर्टेंट था, राइट। ठीक है, सो ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट्स ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसमें सॉल्वेंट इफेक्ट्स वाला पार्ट अच्छा हमारा रह गया है, इसको हमने डिस्कस नहीं किया अभी, तो सॉल्वेंट इफेक्ट्स वाला भी कर लेते हैं, तो इस सेशन में ये सब बातें रख लेंगे, ठीक है। तो स्टेरिक इफेक्ट्स ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी का पॉइंट चल रहा है यहाँ पर, क्या बात है डिस्कस हो रही है, रेड से मार्क करेंगे पहले तो सर्व एज ए न्यूक्लियोफाइल एन आयन और मॉलिक्यूल मस्ट गेट इन क्लोज टू कार्बन एटम टू अटैक इट, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल एंड आयन और मॉलिक्यूल मस्ट गेट इन क्लोज टू, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में काम कर रहा है तो उसे जाके कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो मस्ट गेट इन क्लोज का मतलब वही है कि बॉन्ड की बातचीत हो रही है कि बॉन्ड तो बनने लायक डिस्टेंस होना चाहिए ना, इतना क्लोज तो बनाना पड़ेगा आपको। तुम में से कितने लोगों ने ये वाला ग्राफ देखा हुआ बॉन्डिंग वाला,
ये ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। इस ग्राफ से लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बोलते हैं ना इसको। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम दिखाते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स जब बहुत दूर होते हैं, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज़ीरो होता है। तो अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है वो जीरो रहेगा जब वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पर होंगे। ये डिस्टेंस होता है और इधर पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कहलाता है। कई मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है, कोई भी इंटरेक्शन होता है, तो इसी ग्राफ को हम रेफर करते हैं। और इवन कि मैं तो इसका यूज़ करके पूरा रियल गैस पढ़ा देता हूँ इसी से, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन कनेक्शन बनता है रियल गैस का इसी कॉन्सेप्ट से। क्या तो इस पोर्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग में यहाँ पर के ना तो अट्रैक्शन है और ना ही रिपल्शन होता है, बट उसके बाद इस वाले पोर्शन में अट्रैक्शन है। एंड जिससे कि प्रूव होता है कि दुनिया में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन एक ज़्यादा नेचुरल फोर्स एज कम्पेयर टू रिपल्शन। और इस वाले पोर्शन में ये पोर्शन नैरो होता है। मेरी ड्राइंग उतनी क्लियर नहीं, बट जब तुम ग्राफ्स वगैरह देखोगे तो उस पर साफ दिख जाएगा बहुत नैरो होता है एज कम्पेयर टू अट्रैक्शन वाले रीजन के। तो ये बहुत ही लार्ज सेक्शन होता है। और मैं ये दिखा क्यों रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बातचीत हो रही है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस की बातचीत हो रही है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन ना ये डिस्टेंस होती है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्स मिनिमम होती है ना किसी सिस्टम की, वहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली कभी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो वो इस डिस्टेंस पर आ गए हैं। मतलब अब हर मॉलिक्यूल के लिए तो वैसे हर एटम के लिए दो एटम के बीच में डिस्कशन के लिए हमेशा डिस्टेंस अलग अलग होंगे, राइट। बट दैट डजंट मीन कि हम ऐसे ना समझा सके। मतलब किसी भी सिस्टम में जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है ना, तो वो इसी ग्राफ को, इसी टाइप के ग्राफ को फॉलो करेंगे। और फिर जहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो डिस्टेंस आप मेजर कर लो उन दोनों एटम्स के बीच में, रिस्पेक्टिव एटम्स के बीच में, कि जो भी मिनिमम डिस्टेंस हो जहाँ पर कि मैक्सिमम डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो, यानी कि जहाँ पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो, दैट विल बी योर बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस। तो आर नॉट विल बी एक्चुअली बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ तक तो आना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस की अगर आप बातचीत करेंगे तो ये डिस्टेंस जो आपका, उसी डिस्टेंस की बातचीत की जा रही है। इतना क्लोज तो आना पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए। बल्कि ग्रुप्स ऑन द न्यूक्लियोफाइल हिंडर दिस क्लोज अप्रोच। इसको हम मार्क करेंगे ऐसे यस, एंड दे स्लो द रिएक्शन रेट। बिल्कुल सही, स्लो द रिएक्शन रेट। फॉर एग्जाम्पल टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, यहाँ पे इसको रेड मार्क करेंगे, जो ज़्यादा वैसी बात थी उसको। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोटॉन्स, सही है, देन इथॉक्साइड आयन। बट टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन हैज अ 3 मिथाइल ग्रुप्स दैट हिंडर any close approach to a more crowded carbon. Therefore, ethoxide ion is a stronger nucleophile than tertiary butoxide ion. बहुत बेहतरीन बात है भाई। So यहाँ पर ये समझने का है कि इसीलिए आपसे डायरेक्टली मैं अगर आपसे पूछूंगा ना कि ज़्यादा SN2 कौन कराएगा, ये ज़्यादा SN2, वैसे दोनों ही E2 कराने के लिए जाने जाते हैं। मैं इसके बारे में यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन KFC लिखूँ कि मैं खास करके यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज है नहीं ये पॉइंट इसका, मैं ये पॉइंट अपने लेक्चर से बताता हूँ, बट यहाँ पर मैं पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इससे तुमको कनेक्ट करने में बहुत आसानी होने वाली है और मज़ा आ जाएगा। सो यूजुअली क्या होता है कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एंड RO माइनस वाले जितने भी होते हैं, यहाँ पर भी आप कैटायन वगैरह लगा सकते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, तो बोथ गिव E2 रिएक्शन। दोनों का फेवरेट है क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे बेस हैं, बोथ गिव E2, बट बेसिसिटी ज़्यादा अच्छी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की है। अपने बल्कि नेचर की वजह से वो फटाफट हाइड्रोजन हटाना चाहता है, तो वो नॉर्मल जो RO माइनस होते हैं उनसे अच्छे होते हैं। अनहिंडर्ड जिसको बोले तो बेटर होगा। मैं RO माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि मिथॉक्साइड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, प्रोपोक्साइड भी हो सकता है। बेसिकली इट विल बी अनहिंडर्ड, राइट, या अनहिंडर्ड बेस होगा, या आप नॉन बल्कि भी बोल सकते हैं, हिंडर्ड और बल्कि, ठीक है। बेस अच्छा होगा, बट अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बातचीत की जाएगी तो चीज़ें पलट जाएंगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे, चीज़ें पलट गई। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड कमजोर है एज कम्पेयर टू किसके, RO माइनस के। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लेस देन RO माइनस, एंड दैट इज वाई दिस गिव्स मोर SN2 रिलेटिवली। वैसे तो दोनों ही E2 अच्छा देते हैं, बट अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन ऑफ SN2 ज़्यादा देने की बात आएगी तो वो इथॉक्साइड देगा, ये समझ जाना। स्ट्रॉन्गर बेस होने के बावजूद वीकर न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, वो फंडा फिर से खराब हो गया ना, जहाँ पर कि हम टेम्प्टेड होते हैं ये बोलने के लिए कि बेस अगर स्ट्रॉन्गर है तो न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्गर होगा। दैट इज रॉन्ग थिंग। वीकर बेस येट स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। देखा, चीज़ें पलट रही हैं, कहानी पलट जाती है बल्कि इसकी वजह से, राइट।
ठीक है, ये पार्ट मैं अपनी तरफ से मानूंगा कि ठीक ठाक होगी। नीचे में ये पॉइंट पढ़ लेते क्या लिखा है इन्होंने। स्टेरिक हिंड्रेंस हैज लिटिल इफेक्ट ऑन बेसिसिटी बिकॉज बेसिसिटी इन्वॉल्व्स अटैक ऑन एन अनहिंडर्ड प्रोटॉन। When a nucleophile attacks a carbon atom, however, a bulky nucleophile cannot approach the carbon atom so easily. इसको एक्चुअली मैं अपनी लैंग्वेज में ऐसे बताऊं तो आपको ऐसे लेना चाहिए इसे कि बल्कीनेस का इफेक्ट जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी पर है ना, जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी पर है उतना ज़्यादा बेसिसिटी पर नहीं पड़ता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी पर देखने को मिलता है उतना ज़्यादा बेसिसिटी पर नहीं देखने को मिलता, उतना ज़्यादा बेसिसिटी पर नहीं मिलता। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, मोस्ट बेसेस आर ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल्स कैपेबल ऑफ अटैकिंग आइदर अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। इफ यू वांट अ स्पीशीज टू एक्ट एज अ बेस वी यूज अ बल्की रिएजेंट लाइक टर्शियरी बुटॉक्साइड आयन। इफ यू वांट इट टू रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल वी यूज अ लेस हिंडर्ड रिएजेंट लाइक इथॉक्साइड। बढ़िया, अच्छा, ये पोर्शन तुमको पढ़ना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब नीचे में यहाँ पर प्योरली ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इसको अच्छे से करो और बाद में इसका सॉल्यूशन चेक करो। तुम अगले एपिसोड में चेक करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंडर्स न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर देन इट हिंडर्स। ये वही केएफसी जो मैंने ऊपर लिखा। ओके, तो मज़ा आ गया होगा तुम्हें। ओके, तो आते हैं यार इस पे चलते हैं, सॉल्वेंट इफेक्ट्स ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी पर। Another factor affecting the nucleophilicity of these ions is their solvation, particularly in protic solvents. यहाँ पर मैं तुमको थोड़ा रिलैक्स फील कराऊंगा। देखो, सॉल्वेंट का डिस्कशन जब भी आए तो तुम अपने लिए नोट्स को ऐसे रखा करो कि पहले तुम पोलर सॉल्वेंट का कॉलम बनाओ और नॉन पोलर सॉल्वेंट का कॉलम बनाओ और पहले नॉन पोलर सॉल्वेंट को पहले निपटा दो। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की बातचीत करेंगे तो फटाफट तुम इसमें आंसर्स डाल सकते हो। क्या क्या, CCl4 उठा लो, CS2 उठा लो, बेंजीन उठा लो, राइट। इस टाइप के जितने भी CH3 वगैरह भी लेस पोलर, उनको भी डाल देते हैं इसी में। अब पोलर में ना प्रोटॉन डोनर जो भी होंगे, या यूँ बोलो ज़्यादा इसको इजी लैंग्वेज में एसिडिक हाइड्रोजन बोलो, मज़ा आएगा। तो दिस विल बी योर एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, इसका एग्जांपल हो गया अल्कोहल, वाटर, ये सब लेजेंडरी एग्जांपल हो गए। तो इनको हम बोलते हैं पोलर बट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब बट मज़ेदार जो होते हैं, जो गेम चेंजर होते हैं, जो थंग करते हैं, वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, समझे। तो अगर मान लो कि ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ CH3 S डबल बॉन्ड CH3, तो लोन पेयर है, अनसिमेट्रिकल हो गया, मतलब sp3 विथ वन लोन पेयर इज एक्चुअली पिरामिडल, तो इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा और पोलर हो जाएगा। बट ये इसमें कहीं पे एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब वो NH और OH वाला एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, राइट। तो NH3 है, H2O है, ROH है, सब एसिडिक हाइड्रोजन वाले स्पेशीज हैं, ये नहीं है। मतलब इतनी आसानी से वैसे नहीं आ जाते, जैसे सॉल्वेंट दे देते हैं वैसे नहीं देते ये, मतलब देते हैं ये भी, बट वो किसी बेस के प्रेजेंस में देंगे, ऐसे नहीं दे देते कि बस हाँ चलो ठीक है। तो ये स्पेशीज़ या फिर जो भी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान्स वगैरह है, साइक्लिक ईथर है, फ्यूरान ये होता है विथ डबल बॉन्ड एरोमेटिक स्ट्रक्चर, बट अगर उसमें 4 हाइड्रोजन ऐड कर दें तो पाई बॉन्ड सारे गायब हो जाएंगे, तो वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है ये THF। या सिंपल ईथर्स भी, या दूसरे साइक्लिक ईथर्स भी, या तुमने ऊपर में देखा था कि क्राउन ईथर का भी डिस्कशन किया था, जो साइक्लिक ईथर होते हैं बड़े बड़े, राइट, क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर। तो ये मैंने साइड में तुमको दिखाना चाहिए कि ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, पोलर अप्रोटिक, बढ़िया। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है ये। अब तुम्हें अगर ब्रीफ आइडिया मिल गया तो चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अप्रोटिक सॉल्वेंट इज वन that has acidic protons usually in the form of OH और NH groups, right। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि तुमको अगर प्रोटिक के बारे में अगर जानना है तो ये तुम मार्क कर लो, इसको देख लेना।
मैंने अगर गलत कलर से मार्क किया तो इसीलिए दैट इज़ वाई कि मैं थोड़ा इसको कंपनसेट कर दूँ, या फिर पूरा मिटा करके करें, पूरा मिटा कर लेते हैं भाई, मिटा करके कर लेते हैं। लीजिए, खुश हो जाइए। प्रोडक्ट सॉल्वेंट दैट इज राइट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ OH और NH ग्रुप्स। दिस ग्रुप्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, देखिए ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना, ये कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करते हैं, राइट। इनके पास मान लीजिए जैसे O और H दोनों है, तो O जो है वो कैटायन के साथ बॉन्डेड हो जाता है। कोई भी कैटायन मान लीजिए Na+ ही है, NaCl को डिजोल्व करना है तो NaCl पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व होगा, क्योंकि जो Cl- है उसको डिजोल्व करने का काम एसिडिक हाइड्रोजन कर रहा होता है, राइट। जिसको कि शॉर्ट में इसने बताया कि दीज ग्रुप्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस फॉर ठीक है, दीज ग्रुप्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। प्रोटिक सॉल्वेंट्स स्पेशली अल्कोहल्स आर कन्वीनिएंट सॉल्वेंट्स फॉर nucleophilic substitution because the reagents tend to be quite soluble। जो reagents है वो soluble होते हैं। तो बता रहा है कि substitution के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट्स वगैरह जो है वो, मैं फिर से इस पॉइंट को अंडरलाइन करूंगा कि पॉइंट बड़ा सही है, उसको दोबारा आपको पढ़ना चाहिए, सो मेरे साथ साथ दोबारा पढ़ो आप। सो दीज ग्रुप्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के साथ ये जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट्स स्पेशली अल्कोहल्स आर कन्वीनिएंट सॉल्वेंट्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बिकॉज द रिएजेंट्स अल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफाइल्स दोनों ही यहाँ सॉल्युबल बहुत अच्छे से होते हैं, टेंड टू बी क्वाइट सॉल्युबल। तो जिस किसी भी हम अल्काइल हैलाइड्स और न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा सकते, बट उनको एक प्रॉपर मीडियम देना पड़ेगा जिसके थ्रू वो कॉन्टैक्ट में आ सके। तो दैट इज वाई कि हमारा सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एनायंस आर सॉल्वेटेड मोर स्ट्रांगली देन लार्ज एनायंस इन अ प्रोटिक सॉल्वेंट। स्मॉल एनायंस आर सॉल्वेटेड मोर स्ट्रांगली देन लार्ज एनायंस, बिल्कुल। तो स्मॉल एनायंस जो है वो मोर सॉल्वेटेड होते हैं लार्ज एनायंस इन अ प्रोटिक सॉल्वेंट बिकॉज द सॉल्वेंट अप्रोचेज अ स्मॉल एनायन मोर क्लोजली एंड फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत अच्छी बातें चल रही हैं यहाँ पे। व्हेन एन एनायन रिएक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रिप ऑफ सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। स्ट्रिप ऑफ, क्या वर्ड यूज़ किया भाई साहब, बेहतरीन। मैं भी यही यूज़ करने वाला हूँ आगे से। तो energy is required to strip off some of the solvent molecules, breaking some of the hydrogen bonds that stabilized the solvated anion. More energy is required to strip off solvent from a small strongly solvated anion such as fluoride, and then from a large diffuse less strongly solvated ions like iodide. अक्सर मैं इस वाले एग्जाम्पल को डिस्कस भी करता हूँ और बताता हूँ कि अगर बात करें, कुछ लोग यहाँ पर वो वाला एंगल भी लगाते हैं, पता है, बेसिसिटी वाला। इनफैक्ट मैंने भी कई बार बेसिसिटी का यूज़ करके इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझाया है, बट मैं अक्सर बोलता हूँ किसी शॉर्टकट है वो समझने का। दैट्स नॉट द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ये है, इस चीज़ को मैं दूसरे तरह से समझा रहा हूँ, जिसकी वजह से ना एक्चुअली कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन में चेंज हो जाता है। मैंने बताया कि मैं भी कई बार शॉर्टकट में वो बोलता हूँ कि ऐसा सोच लिया करो आंसर निकालने के लिए, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। ठीक है, ऐसे तो कई बार हम रिएक्शन मैकेनिज्म में भी जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो कई बार हम बोल देते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर तुमने OMDM करवाया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाया, तो हम उसे मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर बोल देते हैं, बट होता थोड़ी ना मार्कोनिकोव एडिशन। जो होता है रिएक्शन वो तो 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होता है। तो मार्कोनिकोव एडिशन से तो कोई बच्चा क्या समझेगा कि वहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है, बट नहीं, ऐसा होता नहीं है। बट दैट इज़ अ शॉर्टकट जिससे कि तुम फटाफट उसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि स्टेप्स में, मतलब ऑर्गेनिक के रोड मैप क्वेश्चंस में अक्सर होता है कि वो एक स्टेप के रूप में आता है सामने कि अच्छा ऐसा करवा के एक रिएजेंट बनाया, फिर वो फर्दर आगे रिएक्ट करता है, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो सही में कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास I- Br- Cl- F- सभी हैं तो F- का सॉल्वेशन ज़्यादा खतरनाक होता है। आपने अगर वाटर में अल्कोहल में डाला हुआ है तो F- इज हाईली सॉल्वेटेड ड्यू टू स्मॉल साइड। अब F- अगर सॉल्वेटेड हो गया तो वो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में अटैक कम कर पाएगा। सो दैट इज़ वाई कि जो बड़े एनायंस हैं वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन याद रखिए कि देखिए I- वगैरह का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक है वो सॉल्वेंट के हिसाब से भी वेरी कर रहा होता है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे कि एसीटोन में सोडियम आयोडाइड वगैरह सॉल्युबल होते हैं, सोडियम आयोडाइड ही सॉल्युबल होता है इनफैक्ट, बाकी सोडियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड ये सब सॉल्युबल नहीं होते। तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है। तो
आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सॉल्यूशन की बात की है तो बस यही फिनोमिना काम कर रहा होगा। सॉल्वेंट स्पेसिफिक एक्शन भी होते हैं, जैसे कि एसीटोन में फिंगलस्टीन रिएक्शन में, वहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। तो इन सब बातों को समझना होता है। ओके, तो F माइनस इज़ हाईली सॉल्वेटेड, एंड अब इस हाईली सॉल्वेटेड होने की वजह से ये कमज़ोर अटैक कर पाएगा। मतलब अगर ज़्यादा चारों तरफ से घिरा हुआ सॉल्वेंट की वजह से, तो इसको एनर्जी थोड़ी चाहिए स्ट्रिप ऑफ करने के लिए। स्ट्रिप ऑफ मतलब कि हटाने के लिए सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट पार्शियली स्ट्रिप्ड ऑफ इन द ट्रांजिशन स्टेट। तो हार्डली मतलब इतने अच्छे से कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा इन शॉर्ट। ठीक है, नाउ ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। द enhanced solvation of a smaller the enhanced solvation of the smaller enhanced enprotic solvent requiring more energy to strip off their solvent molecules reduces their nucleophilicity. Finally यहाँ पे announcement हो गया। This trend reinforces the trend in the repolarizability. बिल्कुल, तो that is why कि वो Fajans rule वाला point जो है ज़्यादा important। The polarizability increases with increasing atomic number, correct, and the solvation energy decreases with increasing atomic number. Therefore nucleophilicity generally decreases down the column in the periodic table as long as we compare similar species with similar charges. जब तक आप सिमिलर स्पेशीज सिमिलर चार्जेस मतलब कर रहे हैं, हैलोजन वाला ग्रुप उठाया, वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस सबके पास होते हैं, तो ये सब बातें समझने की है, अच्छी बात है यहाँ पर। इन कॉन्ट्रास्ट अप्रोटिक सॉल्वेंट अप्रोटिक सॉल्वेंट्स एनहांस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ आयंस। अप्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसा काम करते हैं जी। तो in contrast the protic solvents without OH or NH enhance the nucleophilicity of anions, and anion is more reactive as an aprotic solvent because it is not so strongly solvated. So there are no hydrogen bonds to be broken between solvent। इसको ना हम रेड से करेंगे, बेहतरीन बात है। पोलर प्रोटिक पोलर अप्रोटिक की इसे रेड से करते हैं। सो मैं ये बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्कशन चला वो पोलर प्रोटिक में चला है। पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी, पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी, और ये जो चल रहा है वो चल रहा है पोलर अप्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी। पोलर अप्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी, पोलर अप्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, सो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट विद प्रोटिक सॉल्वेंट्स अप्रोटिक सॉल्वेंट्स एनहांस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एनायंस, एंड एनायन इज मोर रिएक्टिव इन एन अप्रोटिक सॉल्वेंट बिकॉज इट इज नॉट so strongly solvated. There are no hydrogen bonds to be broken when the solvent must make way for the nucleophile to approach an electrophilic carbon atom. तो भैया हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफरेंस हो जाता है दोनों में, और जिस वजह से जो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ जा रहा था, फ्लोराइड माइनस हैज़ टू स्ट्रिप ऑफ, वर्ड इतना पसंद आता है मुझको ये वाला ना बोलने में, F माइनस हैज़ टू स्ट्रिप ऑफ, अंग्रेज तो हूँ नहीं मैं बट स्टिल मज़ा आता है। F माइनस हैज़ टू स्ट्रिप ऑफ, मतलब पता नहीं तुम क्या सोच रहे होगे, बट पॉइंट है कि यहाँ पर के इन्होंने यूज़ किया इस पॉइंट को बताने के लिए कि अल्कोहल को अगर हम साइड करें तो वो साइड करेंगे, साइड करने वाले पॉइंट को इन्होंने स्ट्रिप ऑफ के रूप में दिखाया। F माइनस हैज़ टू स्ट्रिप ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो ज़्यादा चिपक रहे थे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज़, बट दिस हैपन्स ओनली in polar protic solvent, PPS लिखें तो polar protic solvent, right? ठीक है, there are no hydrogen bonds to be broken, solvent must make way, okay. The relatively weak solvating property, highlighter उठा लिया हमने। The relatively weak solvating ability of the aprotic solvent is also a disadvantage. Most polar ionic reagents are insoluble in simple aprotic solvents such as alkane, okay. So the relative weak solvating ability of aprotic solvent is also disadvantage. Most polar ionic reagents are insoluble in simple aprotic solvents such as alkanes. बता नहीं चाह रहे कि रिलेटिवली वीक सॉल्वेटिंग एबिलिटी जो होती है अप्रोटिक सॉल्वेंट की, उसका डिसएडवांटेज है। जो मोस्ट पोलर आयनिक रिएजेंट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं सिंपल अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में। अल्केन्स वगैरह, जो पोलर अल्केन्स भी होंगे ना उनमें भी, मतलब यहाँ पर तो थोड़ा सा बुक ने जो है वो कांड किया है, इसलिए कांड किया क्योंकि इसे थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर ना पॉइंट बताना चाहिए था कि
मतलब बेसिकली तो ये नॉन पोलर है, तो इसको ऐसा डिस्कशन करना नहीं चाहिए, ठीक है। पोलर अपोटिक सॉल्वेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग डायपोल मोमेंट्स टू एनहांस, सही बात है हो रही भाई। पोलर अपोटिक सॉल्वेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग डायपोल मोमेंट्स टू एनहांस सॉल्युबिलिटी yet they have no OH or NH groups to form hydrogen bonds with anions। बढ़िया बात। Examples of useful polar aprotic solvents are acetonitrile, dimethyl formamide, acetone polar aprotic solvent के रूप में। ओके ओके ठीक है, आ जाओ। So polar aprotic solvents are acetonitrile, dimethyl formamide and acetone। You can add specific solvent reagents to enhance solubility without affecting the reactivity of the nucleophile। Okay, अच्छा पॉइंट था ये भी, सुनते हैं इसको, समझते हैं इसको। We can add specific solvating reagents to enhance solubility। We can add specific solvating reagents to enhance solubility without affecting the reactivity of the nucleophile। तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ solvating reagents ऐड कर सकते हैं जो solubility को बढ़ा सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल द क्राउन ईथर 18 क्राउन 6 सॉल्वेट्स पोटेशियम आयंस यूजिंग द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेटिंग द पोटेशियम आयन causes the nucleophilic anion to be dragged along into the solution। बहुत बेहतरीन बात है यहाँ पर, इसको हम करेंगे वापस डिस्कियों ऐसे करेंगे एंड वापस चलेंगे और इसे हम करेंगे पर्पल कलर से। भैया पर्पल कलर कहाँ चले गए, यहाँ पर है पर्पल कलर, भैया आ जाइए। तो ओके, तो पर्पल कलर वाला पार्ट, हाँ ये तो था ही। ओके, वी कैन ऐड स्पेसिफिक सॉल्वेटिंग रिएजेंट्स टू एनहांस solubility without affecting the reactivity of the nucleophile। For example, the crown ether 18 crown 6 solvates potassium ions using the potassium salt of a nucleophile and soluting the potassium and causes the nucleophilic anion to be dragged into the solution। पहले तो मैं लिख रहा हूँ, इसको मार्क कर रहा हूँ, लास्ट की दो लाइनें क्या तबाही थी बिल्कुल, ठीक है। और इसको अब समझा रहा हूँ मैं, इसको समझना अच्छे से। ओके, सो यहाँ पर मज़ेदार बात क्या है, सी जितने भी अप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, इन शॉर्ट हम अप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए एक बात बोल सकते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट्स नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, ये क्या भगभू भगभू कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अनायंस सॉल्वेशन से फ्री, सॉल्वेशन से फ्री, सो ईजियर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, इनके लिए ईजियर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। सेकेंड, कटायंस को ज़्यादा सॉल्वेट करते हैं, कटायंस को ज़्यादा सॉल्वेट करते हैं, सॉल्वेट करते हैं। तो हम जानबूझकर स्पेसिफिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, स्पेसिफिक सॉल्वेंट एंड सॉल्ट यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं जिससे कटायन ज़्यादा सॉल्वेट होता है और अनायन ज़्यादा फ्री होता है। कटायन ज़्यादा सॉल्वेट होगा और अनायन ज़्यादा फ्री, जिससे न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा। ओके, ये पॉइंट बढ़िया। सो देखो, एसिटोनाइट्राइल डायपोल मूवमेंट है बट कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, डायपोल मूवमेंट है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में। और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड कैसे बनाते हैं आप, HC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मामाइड हो जाता है। बट इसमें नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल लगा करके डाइमिथाइल फॉर्मामाइड कर दिया हमने, ठीक है। सो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एंड
यहाँ पर भी दिख रहा पोलैरिटी है बट स्टिक हाइड्रोजन नहीं। और यहाँ पर 18 क्राउन 6 के थे, स्पेशली हमने ऊपर में पॉइंट पढ़ा था, राइट, कि 18 क्राउन 6 जो स्पेशली पोटेशियम को सॉल्वेट करेगा और एनायन को फ्री कर देगा, फ्री टू रिएक्ट, फ्री टू अटैक, राइट। ओके, सो आगे, द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ फ्लोराइड आयन, नॉर्मली अ पुअर न्यूक्लियोफाइल इन हाइड्रोक्सिलिक प्रोटिक सॉल्वेंट, कैन बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल इन अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, सो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर KF, इनफैक्ट इस रिएक्शन को ऊपर में भी हमने यूज भी किया था, याद है, और मैंने कमेंट भी किया था कि यार फिंकलस्टीन रिएक्शन वगैरह दिखाएं एनसीईआरटी ने, जबकि ये रिएक्शन ज़्यादा मज़ेदार थे, इससे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकती थी, ये दिखाना चाहिए एनसीईआरटी को, बट एनसीईआरटी ये वाले नहीं दिखाती। एनसीईआरटी को ये रिएक्शन दिखाना चाहिए था। जितना स्वार्ट्स रिएक्शन से ज़्यादा सीखने को यहाँ पर है। इसमें कितनी अच्छी बात सीखने को है कि ऑल्दो KF इज़ नॉट वेरी सॉल्युबल इन एसीटोनाइट्राइल। तो तुमको अब समझ में आ रहा होगा, कई बार ऑर्गेनिक में ये जो मिक्सचर मारते हैं ना, तो तुम्हारा मेन तो ये पार्ट था। मैं येलो से हाईलाइट मारूं, उसको हाईलाइटर ला दे भाई, दे दे मुझको। तो मेनली CH3CN एंड KF थे, बट 18 क्राउन 6 को तो हमने जानबूझ करके ऐड किया, एडेड, हाँ 18 क्राउन 6 सॉल्वेट्स द पोटेशियम एंड एडेड टू, हाँ, to solvate potassium ions, right, and the poorly solvated and therefore nucleophilic fluoride ion follows। बस fluoride भैया less solvated good nucleophile के रूप में इन्होंने Cl- को ही हटा दिया, क्यों उठ। तो आई होप दैट कि ये वाला सेक्शन, हालांकि ये अच्छा खासा लंबा हो गया, आई थिंक दैट कि ये ऑलमोस्ट तुम्हारा 55 मिनट्स, 1 घंटे का लेक्चर हो गया, बट दिस इज समथिंग के बहुत प्योर हेवी डीप थिंकिंग और बहुत मज़ेदार सेशन था ये। सो आई रियली एन्जॉयड नरेटिंग अगेन टू यू, और आई होप दैट कि तुम इससे बहुत कुछ सीखोगे, और जब सीखो तो ज़रूर बता करके ज़रूर जाना कि हाँ सीखने को बहुत कुछ मिला है। पॉजिटिविटी, राइट। सो तो यहाँ से हमने यहीं से स्टार्ट किया था, ठीक है। सो बहुत ही बेहतरीन था ये वाला सेक्शन, तो आई रियली एन्जॉयड। तुमको बताने में बहुत मज़ा आया। हर बार जब भी मैं बताता हूँ तो फील आती, मैं पता है और भी ज़्यादा अच्छे से मैं सोचने लगता हूँ चीज़ों को। तो ये बुक्स इसलिए लाजवाब हैं, और इसलिए मुझको एक कोट याद आ रहा है कि इफ़ यू वांट टू गेट न्यू आइडियाज़ रीड ओल्ड बुक्स, एंड दैट कोट जस्ट हिट्स मी अगेन एंड अगेन। ये कोट ही मुझको बार बार हिट करता है और बार बार पुश करता है कि यस यार बुक्स पढ़नी है और ज़्यादा। ओके, टेक केयर, बाय।